नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नवपाषाण काल देखेंगे। प्राचीन इतिहास को हमने प्रारंभ किया था। इससे पहले एक वीडियो है जहां से हमने इतिहास का विभाजन प्रारंभ किया है। उससे पहले की वीडियो है जिसमें हमने इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको ठीक लगे आप सुझाव भी दे सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं नवपाषाण कालीन, जहाँ पर नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कश्मीर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बुर्जहोम देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये आपका बुर्जहोम यहाँ कश्मीर की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद मेहरगढ़ है, आधुनिक पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के एरिया में। जो प्रसिद्ध हैं ये आपका चिरांद है, आधुनिक बिहार में। कोल्डीवा है उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी में। और जो है यहाँ भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। इधर आपका इनाम गांव है जो महाराष्ट्र में है। और जो है ये हुंसगी है। और इधर आपका जो है दाउजली हेडिंग है। तो ये प्रमुख स्थल हैं जहाँ से नवपाषाण कालीन संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन साक्ष्य हैं यहाँ पे मिले हैं। आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने तथ्यों पे आते हैं। सर्वप्रथम खाद्यान्न उत्पादन नवपाषाण काल में ही प्रारंभ होता है। इससे पहले जो मानव थे पुरापाषाण काल में मुख्यतः शिकारी थे। मध्य पाषाण काल में आके संग्राहक बनते हैं, यानी कि वो शिकार करने के अलावा खाद्य का, खाने की सामग्री का संग्रह भी करने लगे थे, उसे स्टोर करके रखना प्रारंभ कर दिए थे। नवपाषाण में क्या हुआ, मानव उत्पादक बना, मानव उत्पादन करने लगा। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ होती है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे इस तरह प्रश्न पूछा जाता है, किस काल में मानव उत्पादक बना या उत्पादन प्रारंभ किया। ऑप्शन में नवपाषाण काल रहे, आप टिक मार दीजिए। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ कर दी गई थी। अब चूंकि निरंतर शोध हो रहे हैं तो नवीनतम साक्ष्य के अनुसार जो भी हाल फिलहाल में मिला है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरादेव नामक स्थान से कृषि के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह लगभग 9000 से 8000 ईस्वी पूर्व के हैं। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है वो चावल का प्राप्त हुआ है। हालांकि इससे पूर्व जो तथ्य थे, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे इस शोध से पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूच प्रांत में है, अभी मैंने मैप में आपको दिखाया, मेहरगढ़ के पास वहाँ पर कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वो गेहूं के थे और उनका जो टाइम लाइन है, जो काल निर्धारण होता है, वह लगभग 7000 ईसा पूर्व था और वहाँ गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो जब हमारे यहाँ चावल का मिला 9000 से 8000 ईसा पूर्व, इसका मतलब प्राचीनतम अब हमारे यहाँ हुआ। जबकि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहवा इलाहाबाद के बेलन घाटी में है। ये पूर्व का बता रहे हैं, यानी कि गेहूं का मेहरगढ़ पाकिस्तान में था जो नवीन शोध है उससे पहले, और चावल का कोल्डीहवा इलाहाबाद का बेलन घाटी है उसमें था। बेलन घाटी में जो चावल का साक्ष्य मिला है वो 6500 ईस्वी पूर्व के हैं। वहाँ चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब नवीनतम साक्ष्य जो आपको बताना है, जो नवीनतम शोध हुआ है गेहूं का वहाँ मिला हुआ है, वो आपका हो गया लहुरादेव संत कबीर नगर में। इससे पहले का जो था वो चावल का था, कहाँ मिला था, बेलन घाटी में, भारत में। और अगर केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे पूछे तो मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है, उससे बताइएगा। मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। यह लगभग 6000 ईस्वी पूर्व था। बाजरा का 5500 ईस्वी पूर्व चीन में मिलता है। सोरघम का 5000 ईस्वी पूर्व अफ्रीका में प्राप्त होता है। राई का 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में। जई का 2300 ईस्वी पूर्व यूरोप में। मेहरगढ़ से पाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए ये नवपाषाण काल का है, हम अंत करेंगे। उसके बाद क्रमशः हम कांस्य युगीन संस्कृति पे आएंगे, हड़प्पा सभ्यता पे आएंगे। तो जो मेहरगढ़ नामक स्थान है वहाँ पाषाण कालीन साक्ष्य से लेके
आपके हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, बुर्ज होम। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम नामक एक स्थान है। वहाँ पर कब्र में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कुत्ते को पालने की जो प्रथा थी, या जो कुत्ता मनुष्य का साथी बना, वो काफ़ी प्राचीन है। गर्तावास भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास का अर्थ क्या हुआ? गड्ढे बनाकर घर रहना, गड्ढे बनाकर। जैसे आप इसको ऐसे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए सतह है, सपाट है, ठीक है, तो कहीं से गड्ढा बनाया जाएगा और यहाँ अंदर ये रहने का आवास बना लेंगे। इस तरह ऊपर सतह है और इधर से कहीं से जो है एंट्री करने का बना के धीरे धीरे इसमें आप होकर के यहाँ अंदर आवास बन जाएगा। इसी को गर्तावास कहते हैं। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, ठीक है। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन किया करते थे, गुफ कराल के लोग। बिहार में स्थित चिरांद नामक स्थल नवपाषाणिक स्थल है। देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइप सही नहीं हुआ है, तो ननावपाषाणिक लिख गया है, तो आप इसे समझ लें नवपाषाणिक स्थल है। बुर्ज होम के पश्चात चिरांद से सर्वाधिक नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बिहार में चिरांद नामक स्थान से नवपाषाणिक स्थल सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न बिहार पीएससी में पूछा जा चुका है कई बार। और यहाँ से जो चिरांद से जो नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं वे हड्डी के बने हैं सामान्यतः, और ये हिरण के हड्डी के बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पे नवपाषाणिक स्थल सामान्यतः पाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, मृतकों को दफनाने के लिए बृहद पाषाण स्मारकों का निर्माण किया जाता था। ऐसा होता था, जैसे अगर आप नेट पे भी इसे सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी, जो बड़े बड़े पत्थर को जो है चारों तरफ घेर के लगा दिया जाता था, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर को चारों तरफ घेर के लगा दिया जाता था, बीच में जो है कब्र होती थी, बीच में कब्र होती थी। तो ये जो है इस तरह से बृहद पाषाण स्मारकों का निर्माण किया जाता था। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जिले के सगनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वहीं पिकली हल नाम का स्थल है, उससे भी राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये राख के साक्ष्य किस तरह वहाँ इकट्ठा हैं, क्यों राख का इतना बड़ा ढेर मिला? इसके लिए कहते हैं कि नवपाषाणकालीन जो पशुपालक थे तो वो मौसमी शिविरों का प्रयोग करते थे। तो होता क्या था कि जैसे आज भी कुछ जो रिमोट एरिया है, जो काफ़ी दूर यहाँ से पड़ते हैं, गांव के एरिया हैं, और जो विशुद्ध गांव है, जहाँ अब तो विशुद्ध गांव भी कम ही है, तो जो विशुद्ध गांव का क्षेत्र होगा, आप कभी अगर मौका मिले तो विजिट करिए, तो वहाँ देखेंगे कि जो भेड़ बकरियां वगैरह होते हैं तो लोग निकलते हैं एक साथ लेके गर्मियों के मौसम में, और फिर कहीं जाके रुक जाते हैं, या फिर सामान्यतः ठंडी में भी अगर निकलते हैं तो दूर अगर निकल गए, अब तो बहुत कम है ये चीज़ें, बहुत पहले हुआ करती थी। तो उस समय क्या होता था, झुंड के झुंड लोग निकलते थे अपनी मवेशी लेके। अब कहीं गए तो वे इकट्ठा वहाँ रुकते थे कई दिन तक, जब तक चारा पूर्णतः समाप्त न हो जाए, तो वहाँ वो रुके रहते थे। अब अपने जीविका के लिए, खाने पीने वगैरह काम करने के लिए वे अग्नि का प्रयोग करते थे। तो कहीं न कहीं अनुमान किया जाता है कि ये वही ढेर है। आग की खोज इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस काल की नवपाषाण काल की आग की खोज, और आग की खोज ने मानव जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव ला दिए, और उसी की आग के खोज के परिणाम स्वरूप यह पाषाणिक सभ्यता सामान्य सभ्यता में तब्दील होने लगी। और इसकी कहानी हम अगली वीडियो से प्रारंभ करते हैं। अब ये और रोचक होता चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, अब साक्ष्य मिलना प्रारंभ है। अब लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होंगे। अभी तक हम पाषाणकालीन संस्कृति में क्या देखा कि हमें केवल हड्डी के और पत्थर के बने साक्ष्य प्राप्त होते थे। अब चूंकि पाषाण के साक्ष्य अत्यधिक प्राप्त हुए थे, इसलिए इस काल को ही पाषाणिक काल कह दिया गया था। लेकिन अब आगे हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पढ़ेंगे, तो हमें बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य प्राप्त होंगे। उन तथ्यों के माध्यम से हम अपनी जानकारी का वर्धन करेंगे। चलिए, धन्यवाद, देखते रहिए।